तो पिछली क्लास में हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स देखे थे। आयनिक इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम के बेसिक थ्योरी, इसके लिए हम लोग 2 क्लास डिवोट करेंगे। तो आज की क्लास में मेनली हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम की थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। अधिकतर फॉर्मूलेस हैं जितने, और उनके फॉर्मूलेस के अप्लाई करने वाले कंडीशंस अगली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम कैलकुलेशन पीएच के आते हैं कि आपको एक सॉल्यूशन का पीएच फाइंड आउट करना होता है। मतलब आपको उस सॉल्यूशन का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये पता लगाना होता है। तो pH विल बी इक्वल टू -log H+। अगर कई बार आपको सॉल्यूशन का OH आयन कॉन्सेंट्रेशन रहता है तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का एक्सप्रेशन यूज करके OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पता यदि है तो मीडियम का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन लाया जा सकता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ऑफ पीएच के क्वेश्चन होते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, मगर इसके पहले आयनिक इक्विलिब्रियम में 2 बातें जो सबसे ज्यादा काम की रहती हैं, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो होती है द मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशंस। अगर आपने M1 मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन V1, सॉल्यूशन A उसकी मोलैरिटी M1 थी, इसका वॉल्यूम V1 लिया है, सॉल्यूशन B जिसकी मोलैरिटी M2 है, इसका वॉल्यूम V2 है, यदि इन दोनों को मिक्स किया है तो नई मोलैरिटी क्या हो जाएगी? क्योंकि अगर ये दोनों आपस रिएक्टिव सब्सटेंसेस नहीं है, अगर ये दोनों आपस में रिएक्टिव नहीं है तो इनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A M1 V1 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट के होते हैं M(N)2V। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A सॉल्यूशन में इनका जो मिक्सचर सॉल्यूशन बनेगा उसमें A रहेगा, B रहेगा। इन्होंने आपस में रिएक्शन नहीं किया है। अगर ये आपस में रिएक्शन कर लेते तो बात अलग होती। आयनिक इक्विलिब्रियम में ये 2 तरह की कंडीशन क्रिएट होती हैं। इफ वी आर मिक्सिंग 2 सब्सटेंसेस इन अ सॉल्यूशन, देन आइदर दे विल रिएक्ट और दे विल नॉन रिएक्ट। पहले देखते हैं हम कि ये रिएक्ट कर लेंगे तो क्या होगा। अगर ये रिएक्ट कर लेंगे तो उस केस में, अगर ये रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर ये रिएक्ट नहीं करेंगे तो A के जितने मोल थे वो यहाँ रहेंगे, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो चेंज हो चुका है, तो इस सॉल्यूशन में A का कॉन्सेंट्रेशन बदल चुका होगा। तो A का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ जितना था यहाँ बदल चुका होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन V1 प्लस V2। इसी प्रकार से इस बने सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, इस बने सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये तब की कंडीशन है जब ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं इस सॉल्यूशन में। लेकिन अगर ये दो, इसके एग्जांपल कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल हमने 2 एसिड्स को मिक्स किया, हमने 2 बेसेस को मिक्स किया, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, या 2 ऐसे सॉल्ट्स को मिक्स किया जो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये कंडीशन आ जाएगी। लेकिन सपोज ये आपस में रिएक्ट करते हैं और C बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक एसिड है और एक बेस है, और ये आपस में रिएक्शन करके एक सॉल्ट बनाते हैं। उस केस में हमें पहले यहाँ पर अब क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो रहा है और A और B के मोल भी चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। इसमें भी 3 बातें आ जाती हैं कि जब आपने इन दोनों को मिलाया जो कि आपस में रिएक्ट करने वाली चीजें हैं, और इन दोनों को मिलाया तो वेदर ये दोनों बराबर क्वांटिटी में थे कि कंप्लीट रिएक्शन करने के बाद ये दोनों ही न बचे मीडियम में, सिर्फ ये बने। पहली कंडीशन जब ये दोनों नहीं थे हैं और सिर्फ ये बनता है तो M1V1 अपॉन V1 प्लस V2 C का कॉन्सेंट्रेशन होगा, तब जबकि M1V1 M2V2 के बराबर भी था और ये दोनों 1:1 मोल रेशो में रिएक्ट करते थे। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक बच गया, इसको एग्जांपल लेके करते हैं कि सपोज A प्लस B C एक रिएक्शन है, सपोज इसके 2 मोल इसके 2 मोल लिए, तो ये दोनों ही कंप्लीट रिएक्शन कर जाएंगे, इसके 2 मोल बनेंगे, तो 2 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन V1 प्लस V2,
ये सी का कॉन्सेंट्रेशन होगा फाइनल सॉल्यूशन में। लेकिन एक कंडीशन क्या हो सकती है कि वेसल के अंदर 2 मोल ऑफ ए थे, 1 मोल ऑफ बी था, तो यहाँ पर बी लिमिटिंग हो जाएगा, ये पूरी तरह कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। 2 - 1 1 मोल ए मीडियम में बचेगा, 1 मोल सी बनेगा। लेकिन इन मिक्सिंग से इसका वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम V2 मिक्स किया गया है, तो इनकी मिक्सिंग से टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन की जब बात आएगी, इन दोनों के सॉल्यूशन में बचे हुए ए का कॉन्सेंट्रेशन, बचे हुए ए के मोल 1 है, लेकिन बचे हुए ए का कॉन्सेंट्रेशन 1/V1 प्लस V2 होगा। और बने हुए सी के मोल 1 है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन V1 प्लस V2 से डिवाइड होकर आएगा। मतलब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस और कॉन्सेंट्रेशन में फर्क करना सीखिए। नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्युटली सॉल्यूशन में कितने अमाउंट है उस सब्सटेंस का प्रेजेंट है वो बताता है, जबकि कॉन्सेंट्रेशन बताता है कि पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन कितना सब्सटेंस प्रेजेंट था। फॉर्मूलेज में कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स रखाती हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन मोल्स के टर्म्स में होती है। आयनिक इक्विलिब्रियम के अधिकतर क्वेश्चन में आप इन चीजों में थोड़ा दिक्कत आती है इनमें। तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली एसिड इन द मीडियम। अगर एक सॉल्यूशन में केवल एसिड प्रेजेंट होता है एंड दैट एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड, अगर एक सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड है, तब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन उस एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। HCl कंप्लीटली आयनाइज होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर C था तो आफ्टर डिसोसिएशन इन द मीडियम ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। और C कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन का होगा, C कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में क्लोराइड आयंस का होगा। तो मीडियम का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एक्वस HCl में मीडियम का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन वाटर टूटकर 10 टू द पावर -14 मोल्स पर लीटर H प्लस आयन, 10 टू द पावर -7 मोल्स पर लीटर H प्लस आयन और 10 टू द पावर -7 मोल्स पर लीटर OH आयन देता है। लेकिन तब जबकि ये प्योर वाटर हो, साथ में अगर HCl है तो ये इसको कॉमन आयन इफेक्ट देगा और ये कम डिसोसिएट होगा। तो सपोज वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन है A मोल्स पर लीटर, वाटर से H प्लस आयन आ रहा है मीडियम में A मोल्स पर लीटर और इससे आ गए हैं C, तो A प्लस C मीडियम का नेट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होना है। लेकिन एक तो वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा इसके कॉमन आयन इफेक्ट के कारण सप्रेस हो चुका है, तो हम C के रिस्पेक्ट में A को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मीडियम का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन C मोल्स पर लीटर होगा, लेकिन ये तब जब का कॉन्ट्रीब्यूशन निग्लेक्ट हो सके और C की वैल्यू A के रिस्पेक्ट में बहुत ही बड़ी हो। तो अगर ये C 10 टू द पावर -6 या उससे ज्यादा रहता है तब ये कंडीशन वैलिड रहती है। अगर एसिड से आने वाले H प्लस आयन 10 टू द पावर -6 मोल्स पर लीटर या उससे ज्यादा होते तब ये कंडीशन वैलिड रहती है। अगर एसिड से आने वाले H प्लस आयन 10 टू द पावर -6 मोल्स पर लीटर से कम रहते हैं तो C के रिस्पेक्ट में A निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि वहां स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड प्रेजेंट है तो ये कंडीशन अप्लाई रहती है और अप्रोक्सीमेट करना है कि नहीं करना उसकी बाउंड्री लाइन वैल्यू ये है। फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर -4 मोलर HCl का pH 4 होगा, जो कि केवल HCl से आने वाले H प्लस आयन से ही निकाल लिया गया है। यहां पर हमने वाटर का कंट्रीब्यूशन निग्लेक्ट कर दिया है, लेकिन 10 टू द पावर -8 मोलर HCl इसमें एसिड से आने वाले H प्लस आयन 10 टू द पावर -8 है और वाटर से आने वाले H प्लस आयन A, तो सॉल्यूशन का टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -8 प्लस A होगा। और यहाँ पर ये C बहुत ही छोटा है, 10 टू द पावर -8 है कि वाटर का कंट्रीब्यूशन हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो पहले ये A निकालेंगे
ionic product of water will be equals to H plus ion concentration of the solution multiplied by OH ion concentration of the solution. इसको A को सॉल्व करने के बाद pH निकालेंगे इस सॉल्यूशन का माइनस लॉग 10 to the power minus 8 plus A. हालांकि इस सॉल्यूशन में कैलकुलेशन करने के बजाय ये 10 to the power minus 8 तो pH 8 होता, लेकिन ये A थोड़ा सा इसको बढ़ा देगा और बढ़ा देगा तो वैल्यू 7 से थोड़ी सी कम कर देगा, तो 7.9 के आसपास इस सॉल्यूशन का pH होगा. अगर इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शंस काफी वेल सेपरेटेड वैल्यूज में है तो 7 के सबसे करीब वैल्यू और 7 से जो छोटी वैल्यू हो वो आंसर यहाँ पर हो जाएगा. तो व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड, लेकिन अगर सपोज 10 मोलर HCl सॉल्यूशन का pH पूछा है जो कि -1 pH देगा, नेगेटिव pH कंसीडरेबल नहीं रहता है. pH स्केल को 0 से लेकर 14 तक माना जाता है. यह ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी बुक देखें तो -1 से लेकर 15 तक भी मान सकते हैं. लेकिन 10 मोलर HCl से भी और हायर कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन होता तो pH -1 से भी छोटा आता. इस केस में दो आंसर होते हैं नॉट डिफाइंड. pH सॉल्यूशन का नॉट डिफाइंड है बिकॉज किसी सॉल्यूशन का pH माइनस लॉग एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन है और इतने हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन नॉट डिफाइंड रहेगा. एक्टिव मास जो रहता है वो होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय एक्टिविटी कोएफिशिएंट, और एक्टिव मास यहाँ पर नॉट डिफाइंड है. कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए एक्टिविटी कोएफिशिएंट डिफाइंड नहीं रहता है. ठीक है. वाटर का कंट्रीब्यूशन जब निग्लेक्ट करते हैं तो 10 to the power minus 8 H प्लस आयन आए थे HCl से प्लस A. इसको 10 to the power डायरेक्टली -7 नहीं ले सकते थे क्योंकि वाटर का कंट्रीब्यूशन प्योर वाटर जब रहता है तब 10 to the power -7 होता है. और इस क्वेश्चन में पहले मैंने 7.9 बता दिया था. 7 से कम रहेगा मतलब 6.9 के आसपास रहेगा. जो भी आंसर होगा वो 7 से छोटा आंसर रहेगा. तो 10 to the power -8 मोलर HCl सॉल्यूशन का pH 7 के काफी करीब रहेगा, 6.9 के आसपास. तो अगर एक सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड होता है तब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन C प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर दैट इज इक्वल्स टू C नियरली मैक्सिमम केस में होता है. अगर एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड मीडियम में रहता है, अगर एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड मीडियम में रहता है तो मीडियम में अगर वीक मोनोप्रोटिक एसिड है तो वाटर का कंट्रीब्यूशन तो अपनी जगह है ही, ये एसिड खुद ज्यादा नहीं टूट रहा है तो एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले निकालनी होगी. एसिड कितने एक्सटेंट तक टूटा है वो बताएगी इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. एसिड कितने एक्सटेंट तक टूटा है और उस टूटने का एक्सटेंट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. किसी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताता है कि कोई रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. तो ये Ka हमको अल्फा दे सकता है इस वीक एसिड का. तो मीडियम का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा है, बट दिस अल्फा मस्ट बी कैलकुलेटेड बाय √Ka/C. अगर इस फॉर्मूले से आने वाली अल्फा 0.05 या उससे छोटी है, इफ अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 0.05 मतलब ये एसिड 5% या उससे कम ब्रेक हुआ है, तब ये फार्मूला वैलिड है क्योंकि ये फार्मूला अप्रोक्सीमेशन से आया है Ka इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जहां डिनोमिनेटर में आपने अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर दिया था ये मान के कि अल्फा बहुत छोटी है इसलिए 1 माइनस अल्फा नियरली इक्वल टू 1 हो जाता है. लेकिन अगर अल्फा इज ग्रेटर देन 0.05 है तब ये फार्मूले से अल्फा निकालेंगे पहले एंड देन मीडियम का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन
सी अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन रूट ओवर के ए मल्टीप्लाइड बाय सी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये फॉर्मूला अल्फा की ये वैल्यू को यहाँ रखने से आता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट वो फार्मूला लगा रहे हैं मतलब अल्फा इस वैल्यू को ही यूज कर रहे हैं, हो सकता है कंडीशन इस वाली का केस हो जाए। तो इसलिए ये वाला रास्ता आपको अल्फा चेक करने की आजादी नहीं देता है कि आप इसमें अल्फा चेक करें। तो अगर एक सॉल्यूशन में वीक एसिड प्रेजेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन तब का है जब केवल वीक एसिड हो। हाँ जी सर अल्फा 0.05 में क्या करना है, मतलब उसमें नेग्लेक्शन करना है कि उस केस में इक्वल टू कर दिया ना, लेस देन और इक्वल टू। तो नरेंद्र अवस्थी में मतलब वो नहीं हो रहा था, एक क्वेश्चन मतलब उसमें उसमें सॉल्व करा दिया था हाँ वो 0.505 मैक्सिमम केस में जो है वो क्वेश्चन टफ बनाने के लिए दिए जाते हैं, इसलिए उसको कर दिया होगा, लेकिन मेरे ख्याल में तो उसको नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको जो जेई मेन एडवांस में क्वेश्चन आते हैं वो इतने क्वाड्रेटिक सॉल्व करने वाले नहीं आते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ जाएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक और वो भी इतनी छोटी वैल्यू वाली सॉल्व करने में कम से कम 10 से 15 मिनट आपको लग जाएंगे एक ही क्वेश्चन में। तो बेहतर है कि फिर तो छोड़ ही दें उसको, मगर 0.05 अगर है तो उसको निगलेक्ट करना चाहिए। ओके सर। तो अगर एक सॉल्यूशन में एक वीक एसिड प्रेजेंट होता है तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन को पढ़कर ये डिसाइड करना कि सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है और फिर हमको किस तरह से प्रोसीड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वो रहता है आयनिक इक्विलिब्रियम में। नेक्स्ट, a solution containing a mixture of two strong acids, a strong acid mixed with other strong acid। अगर सपोज एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ऑफ नॉर्मेलिटी N1 वॉल्यूम V1 को मिक्स किया है एक स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3 ऑफ नॉर्मेलिटी N2 ऑफ वॉल्यूम V2, तो इसके कारण जो नया सॉल्यूशन बनेगा, इस नए सॉल्यूशन में ये वही केस हो गया कि आपने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया है मगर वो आपस में नॉन रिएक्टिव है, और H प्लस आयन ये भी दे रहा है, H प्लस आयन ये भी दे रहा है, तब मीडियम का फाइनल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाएगा N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये फार्मूला बता रहा है एसिड से आने वाले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस आयन प्लस एसिड 2 से आने वाले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस आयन, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस आयन अपॉन टोटल वॉल्यूम ये दे देगा नॉर्मेलिटी ऑफ H प्लस आयन इन दिस सॉल्यूशन। मगर H प्लस आयन का n फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी होगी। अगर इसमें एक मोनोप्रोटिक एसिड होता और एक डाइप्रोटिक एसिड होता तो भी चूंकि फार्मूला नॉर्मेलिटी के टर्म्स में है तो फार्मूला यही रहेगा। मतलब आपने अगर N1 नॉर्मेलिटी वाला HCl V1 वॉल्यूम और N2 नॉर्मेलिटी वाला H2SO4 V2 वॉल्यूम मिक्स किया है, सपोज हम मान के चल रहे हैं कि H2SO4 अपने दोनों स्टेप डिसोसिएशन के प्रति स्ट्रॉन्ग है, तब फार्मूला यही रहेगा, इसको डबल नहीं करेंगे कि H2SO4 2H प्लस देता है तो उसका डबल कर लेंगे, क्योंकि फार्मूला नॉर्मेलिटी में है, मोलारिटी में होता तो फिर उसको डबल करते, वही तो एन फैक्टर है 2। तो अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स किए गए हैं तो ये फार्मूला है, और ये N1 और N2 उन दोनों को मिक्स करने के पहले जो सॉल्यूशन थे उनके अंदर उनकी रिस्पेक्टिव नॉर्मेलिटी है, उन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसमें इनकी नॉर्मेलिटी की जरूरत ही नहीं है, बल्कि मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसमें जो नॉर्मेलिटी है वो यही तो है H प्लस आयन की। तो दो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मिक्स किए जाते हैं, लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में एक वीक एसिड को मिक्स किया जाता है, इफ एन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड इज मिक्स टुगेदर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले H प्लस आयन काफी ज्यादा होंगे, वीक एसिड आने वाले H प्लस आयन विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग एसिड काफी कम रहेंगे।
तो यहाँ पर मीडियम का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन C1 प्लस C2 अल्फा ले लेते हैं और अप्रोक्सीमेट ये कर देते हैं कि C1 के रिस्पेक्ट में C2 अल्फा निग्लिजिबल रहता है। एक तो वो वीक एसिड है, दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट मिल रहा है उसको इस HCl से, तो इसलिए एसिटिक एसिड लगभग नहीं के बराबर डिसोसिएट होगा। लेकिन भले अप्रोक्सीमेशन हम ये ले लेते हैं कि मीडियम के सारे H प्लस आयन स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहे हैं, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को C1 प्लस C2 अल्फा लेने के बजाय C1 ले लेते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है मीडियम में एसीटेट आयन के कॉन्सेंट्रेशन का कि व्हाट इज द एसीटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द मीडियम, तो हम ये मानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम है मीडियम में और ये है मीडियम में, जबकि होना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप H प्लस को C1 अकेला लिख रहे हैं तो मतलब यहां से आया ही नहीं। C1 के रिस्पेक्ट में C2 अल्फा को निगलेक्ट करना मतलब C2 अल्फा टेंड्स टू 0। लेकिन अप्रोक्सीमेशन यही करते हैं, उसके बावजूद भी इसको निकालते हैं, इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको लिखते हैं एसीटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम जो निकालना है इनटू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम, इसको लग रहेंगे C1 और इसको रख देंगे C2। मतलब आपने क्या किया, मीडियम का इक्विलिब्रियम पर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन को ले लिया, ये मान के कि यहां से ये आया ही नहीं, और इक्विलिब्रियम पर एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन C2 ले लिया, ये मान के कि ये टूटा ही नहीं, मगर फिर भी ये निकाल लेते हैं। तो इस सॉल्यूशन का एसीटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा Ka मल्टीप्लाइड बाय C2 अपॉन 1। ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड रहता है और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। तो मीडियम में इक्विलिब्रियम पर इसका कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटेड रहेगा C1, इसका कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटेड रहेगा C1, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो लिखा हुआ है KaC2 by C1 और इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा C2, जबकि ये टूटा है। तो एक वीक एसिड कॉमन आयन इफेक्ट के कारण स्ट्रॉन्ग एसिड से सप्रेस हो जाता है। तो वीक एसिड एक तो पहले ही वीक रहता है, उसका डिसोसिएशन और कम हो जाता है। ये मैक्सिमम मैं आपको वो क्वेश्चंस बता रहा हूं जो क्वेश्चन के फॉर्मेट जनरली आते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चन रहते हैं उनको पढ़ने से थोड़ा सा लगता है कि ये क्वेश्चन बड़ा टफ है, सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आप देखो तो प्रॉपर तरीके से कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन के थ्रू वो सॉल्व हो रहा होता है। केवल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से आपको प्रॉपर डील करना रहता है। अ मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स, अगर एक वीक एसिड और दूसरे वीक एसिड को आपने मिक्स कर दिया, दो वीक एसिड को आपने मिक्स किया है, तब मीडियम का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर अप्रोक्सीमेशन रूट ओवर Ka1C1 प्लस Ka2C2 होता है। मीडियम का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रूट ओवर Ka1C1 प्लस Ka2C2 होता है। और इसी अप्रोक्सीमेशन का वही तरीका यूज किया जाता है। तो पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में अप्रोक्सीमेशन का एक सिंपल तरीका है जो अधिकतर क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। एक मिनट रुक। तो पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में अप्रोक्सीमेशन का एक सिंगल तरीका यूज किया जा रहा है। पूरे जगह पर हम अप्रोक्सीमेशन देख पा रहे हैं, जो वीक है उसको डिसोसिएट होता हुआ नहीं मानते हैं, जबकि वो हो रहा होता है। तो ये जितना पहले लिया था उतना ही कंसीडर कर लेते हैं, पर इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पूछ लिए जाएंगे तो इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 जो कि फॉर्मेट आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू मीडियम का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन है, फॉर्मिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन है। आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। ये फॉर्मूला
मीडियम का जो एथाइन का कॉन्सेंट्रेशन है, ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है ये मान के कि ये निग्लिजिबली डिसोसिएट हुआ है, मतलब इनिशियली C1 लिया गया होता और ये C2 लिया गया होता तो ये इतने इतने प्रेजेंट रहते मीडियम में, लेकिन इसको हम कि ये लगभग डिसोसिएट नहीं हुआ है तो इसको रख देंगे कितना, इक्विलिब्रियम पर भी केवल C1, जबकि वो है कितना C1 इंटू 1 माइनस अल्फा 1। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेटेड है इतना, और ये अप्रोक्सीमेशन ये मान के किया गया है कि ये निग्लिजिबली डिसोसिएट हुआ है और ये भी निग्लिजिबल डिसोसिएट हुआ है। उस हिसाब से तो इन दोनों को आना ही नहीं चाहिए था मीडियम में, मगर निकाल लिया जा रहा है। इस प्रकार से ये इसका कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको मीडियम में एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इन द मीडियम इनटू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम ऑन एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इन द मीडियम। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जब दो वीक एसिड प्रेजेंट रहते हैं तब की कंडीशन, अगर सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग पॉलीप्रोटिक एसिड प्रेजेंट है, सॉल्यूशन अगर एक स्ट्रॉन्ग पॉलीप्रोटिक एसिड प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल H2SO4 का एक सॉल्यूशन है, कोई पॉलीप्रोटिक एसिड अपने फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन में कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग रहता है, इसका Ka1 इनफाइनाइट रहता है, लेकिन वो अपने सेकेंड स्टेप डिसोसिएशन में वीक रहता है, तो पॉलीप्रोटिक एसिड उसको नहीं कहते हैं जिसके सारे स्टेप डिसोसिएशन कंप्लीट हो। पॉलीप्रोटिक एसिड उसको कहते हैं जिसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो, क्योंकि सेकंड थर्ड स्टेप तो पक्के से इनकम्प्लीट रहे। तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग पॉलीप्रोटिक एसिड है, इसका Ka2 लगभग लगभग 10 टू द पावर -2 के आसपास होता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि Ka अगर 10 टू द पावर -3 या उससे ज्यादा है, मतलब वो इक्विलिब्रियम सिग्निफिकेंटली फॉरवर्ड जाता है। अगर आप इस Ka2 की वैल्यू 10 टू द पावर -2 वो रख के इसका अल्फा निकालोगे तो वो करीब करीब 9 के आसपास आएगा। दिस इंडिकेट्स कि ये Ka की वैल्यू कोई बहुत छोटी वैल्यू नहीं है। तो अगर H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन C मोल्स पर लीटर था, तो ये तो पूरा टूटकर C और ये C देगा, और ये C रहेगा तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, मीडियम का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन C प्लस C अल्फा आएगा। मीडियम का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन पहली स्टेप से आने वाले H+ प्लस दूसरी स्टेप से आने वाले H, और उसका Ka चूंकि ठीक ठाक है, इसलिए अब हम ये नहीं कर सकते कि इसके रिस्पेक्ट में इसको निगलेक्ट कर दें, बल्कि करना ये पड़ेगा कि सपोज ये सेकंड स्टेप भी पूरी ही थी, सपोज ये सेकंड स्टेप भी पूरी हो गई थी, तो इसको 2C रख लेंगे, और यहाँ भी फिर वही अप्रोक्सीमेशन का तरीका यूज करेंगे कि अगर आपको HSO4 नेगेटिव को कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था जो कि इस Ka2 से आएगा, तो Ka2 से मीडियम का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन टू HSO4 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सल्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन HSO4 नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको करने के लिए हम अप्रोक्सीमेटली इसको 2C रख के काम चला सकते हैं। ठीक है, इन मैक्सिमम केस पॉलीप्रोटिक एसिड को सारी स्टेप्स के लिए कंप्लीट मान लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज a weak polyprotic acid in the medium. अगर मीडियम वीक पॉलीप्रोटिक एसिड होता है, अगर मीडियम में एक वीक पॉलीप्रोटिक एसिड है जैसे H3PO4, तो वीक पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए वीक पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए इनके Ka1 Ka2 Ka3 देखे जाए, इनके Ka1 Ka2 और Ka3 देखेंगे,
K1 K2 K3 में ये पक्की बात रहेगी कि K3 बहुत छोटा रहेगा K2 से और वो बहुत छोटा रहेगा K1 से। तो चूंकि K3 K2 बहुत ही छोटे हैं, इसलिए ये बात तो तय है कि मीडियम में इन दोनों का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द H प्लस आयन निगलेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब मीडियम का पीएच केवल फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन से निकाल लिया जाएगा, लेकिन वो K1 खुद बहुत छोटा है या नहीं है इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मतलब कंडीशन ये वाली आ जाएगी जिसमें हम क्या करते थे, पहले अल्फा चेक करते थे। तो एक वीक पॉलीप्रोटिक एसिड अगर है तो हम उसके फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन को कंसीडर करके उसके फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन की चेक करेंगे, और अल्फा नेग्लिजिबल है तो H प्लस निकाल लेंगे, नहीं है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके H प्लस निकाल लेंगे K1 यूज करके। जो भी हो, आपने अल्फा H प्लस निकाल लिया, अब वो H प्लस को यहां रख देंगे और इसका कॉन्सेंट्रेशन इसके कॉन्सेंट्रेशन के बराबर रख देंगे। जब हम ये अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि ये दोनों इक्विलिब्रियम मीडियम में इनसिग्निफिकेंट है, तो एक बात हो जाती है कि H प्लस आयन K1 से आया है, और दूसरी बात हो जाती है कि ये यहां नहीं गया है, तो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वलाइज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बात काफी हेल्प करती है कि इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वलाइज है, प्लस मीडियम का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन का C अल्फा है। अब वो अल्फा कैसे निकाला वो आप देख लेना। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो इसका और इसका तो आपको पता है, इससे ये निकल आएगा K2 इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू HPO4 2 माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2PO4 1 माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अकॉर्डिंग टू अप्रोक्सीमेशन ये दोनों इक्वल है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन K2 के बराबर आएगा। फिर आपको इसका कॉन्सेंट पता लग गया है, इसका निकालना है और ये पता है, तो फिर इसका निकल आएगा। तो अप्रोक्सीमेशन आप देखो तो सब में एक जैसा अप्रोक्सीमेशन किया है। मतलब जो वैल्यू बहुत छोटी हो उसको निग्लेक्ट करके एक जगह अप्रोक्सीमेशन कर लो, लेकिन बाकी जगह उसको यूज करते जाओ चीजों को सिंपलीफाई करने के लिए। तो ये 7 केस होते हैं जब एक सॉल्यूशन में केवल एसिड प्रेजेंट होता है, और ऐसे ही 7 केस बनते जब सॉल्यूशन में केवल बेस प्रेजेंट होता। ये सारे अप्रोक्सीमेशन, सारे फॉर्मूले एक जैसे रहेंगे अगर सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग मोनोहाइड्रोऑक्सी बेस है लाइक NaOH, तो वो NaOH Na प्लस आयन कंप्लीटली देगा। और बात ये आएगी कि वाटर का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करना है कि नहीं करना है, ये सारे फॉर्मूले ऐसे की ऐसे रहेंगे, बस ये H प्लस की जगह हम मीडियम का पहले OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे होंगे। बाय दैट OH आयन कॉन्सेंट्रेशन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की इक्वेशन लगा के मीडियम का H प्लस निकाल लेंगे बाद में। तो फार्मूले सारे ऐसे रहेंगे। तो मीडियम में स्ट्रॉन्ग मोनोहाइड्रोऑक्सी बेस है या वीक मोनोहाइड्रोऑक्सी बेस है या दो स्ट्रॉन्ग बेसेस का मिक्सचर है या एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस का मिक्सचर है या दो वीक बेसेस का मिक्सचर है या एक स्ट्रॉन्ग पॉलीहाइड्रोऑक्सी बेस है या एक वीक पॉलीहाइड्रोऑक्सी बेस है। तो ये अलग अलग केस बनते हैं जब मीडियम में बेस प्रेजेंट होते हैं और हम मीडियम का H प्लस के बजाय पहले इन्हीं फॉर्मूले से OH आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं। तो व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली एसिड और ओनली बेस इन द मीडियम, अगर क्वेश्चन में बेस प्रेजेंट रहता है खासतौर से वीक बेस के लिए,
किसी ने लिखा है कि स्ट्रॉन्ग पॉलीप्रोटिक एसिड में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 2C लेने से आंसर नहीं आ रहा है। तो मैं बता तो रहा हूं कि ये क्वेश्चन के बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने क्या कंसीडरेशन करके क्वेश्चन बनाया है। ये अप्रोक्सीमेशन लेकर बनाया हुआ क्वेश्चन वो नहीं होगा, इसलिए नहीं आ रहा होगा, तो उसको आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करके बनाइए। प्रैक्टिस करने के लिए जो बुक्स रहती हैं, जैसे नरेंद्र अवस्थी या दूसरी कोई भी बुक, उनमें सब प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं, इजी टफ, जिसमें अप्रोक्सीमेशन हो रहा हो, जिसमें नहीं हो रहा हो, तो वो आपको समझाने के लिए दिया जाता है कि कब क्या करना है। बट जनरली अगर आप यही मेन का खास तौर से पैटर्न देखें, तो इवन एडवांस का भी आप पैटर्न देखें तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जिनमें बहुत टाइम लगता हो। क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया जाता है, तो इट इज नॉट अ जनरल रूल कि हमेशा अप्रोक्सीमेशन करने वाले क्वेश्चन ही आएंगे, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उस बात की। तो हमने देखा जब सॉल्यूशन में केवल एसिड प्रेजेंट हो। अच्छा, जब सॉल्यूशन के अंदर कोई वीक बेस का क्वेश्चन बना जाता तो मैक्सिमम केस में वो वीक बेस कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दिया रहता। तो सपोज आपको दे रखा है 0.1 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया एक वीक बेस है, मगर अमोनिया को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाती है। वी कैन से कि अमोनिया हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर एंड इट remains in the solution as ammonium hydroxide NH4OH, which can also be written as aqueous ammonia or NH3.H2। ये असल वीकली डिसोसिएट होता है। तो हम जो केबी क्वेश्चन में दिया रहता है, दरअसल वो इसका दिया रहता है। मतलब अगर हम लिखेंगे तो एक्सप्रेशन में क्या आएगा, अमोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मीडियम अपॉन NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन मीडियम में जितनी अमोनिया ली गई थी वही सारा की सारा NH4OH बन चुका है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन तो इक्वल रहना है। अगर ये C मोल पर लीटर लिया था, ये खत्म होकर ये C बन जाएगा। तो हम Kb की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। वी कैन ऑल्सो राइट द एक्सप्रेशन लेस। फर्क क्या पड़ता है, इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन तो सेम थे। तो जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग वीक बेस रहते हैं, उनके इक्विलिब्रियास ऐसे लिखे जा सकते हैं। अमोनिया प्रेजेंट इन द मीडियम कैन बी रिटन लाइक दिस। एनिलीन का एक सॉल्यूशन आपने लिया है, प्राइमरी अमीन का एक सॉल्यूशन आपने लिया है, आपने पिरिडीन का सॉल्यूशन लिया है। ये सब एक जैसे ट्रीट आएंगे और ये इस कारण से वीक बेस होते हैं। इनके केबी इस इक्वेशन के हिसाब से लिखे जाएंगे। तो सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली एसिड, सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली बेस। नाउ सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली सॉल्ट। अगर सॉल्यूशन में केवल एक सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, आपने एसिड और बेस को मिक्स किया और सॉल्ट बन गया, तो सॉल्यूशन में जब सिर्फ सॉल्ट प्रेजेंट रहता है तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम एसीटेट को पानी में डिसॉल्व करेंगे, ये सोडियम एसीटेट आयन देगा। एसीटेट आयन वाटर से जब रिएक्शन करेंगे और उसका H+ ले लेंगे तो एसिटिक एसिड बनेगा, OH आयन बनेगा। OH आयन स्ट्रॉन्ग बेस है, ये H+ फिर से चाहेगा, ये थोड़ा दे देगा लेकिन पूरा नहीं देगा क्योंकि ये वीक एसिड है, इसलिए एसीटेट आयन वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे। दिस रिएक्शन of any ion with water resulting into the breakdown of water is called hydrolysis। सोडियम आयन ऐसा नहीं करेगा, वो वाटर से रिएक्शन करके उससे OH नहीं लेगा, क्योंकि अगर वो OH लेता तो NaOH बनाता जो कंप्लीटली टूटा रहता है।
और ये दोनों फिर से जुड़ जाते हैं। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस केवल उसके वीक पार्ट का होता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है ये। यहां पर हम ये कंसीडर करते हैं कि सॉल्ट मीडियम में जितना आया था, सबसे पहले सॉल्ट को डिसोसिएट करके लिखेंगे। सॉल्ट पहले डिसोसिएट होता है फिर हाइड्रोलाइज होता है। तो जितना सॉल्ट मीडियम में आया था उसका फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस H है, तो मीडियम में ये चीजें इतनी रहेंगी। तो इसका फ्रैक्शन हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH KW अपॉन KA, और इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H रूट ओवर KH अपॉन C होगा, मतलब रूट ओवर KW अपॉन KA इंटू C होगा, या फिर KH will be equal to CH square upon 1 minus H। तो सॉल्ट कितना हाइड्रोलाइज हो रहा है वो पहले हम निकालेंगे कि वेदर H 0.05 से छोटा है कि नहीं। जनरली मैक्सिमम केस में छोटा ही आता है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बहुत ही छोटा रहता है। ये Ka 10 to the power minus 6 हुआ तो भी ये Kw 10 to the power minus 14 है, तो भी ये KH 10 to the power minus 9 के ऑर्डर का ही रहेगा। एक सॉल्ट बहुत सिग्निफिकेंट हाइड्रोलाइज हो और उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस नेग्लिजिबल ना हो, उसके लिए एसिड इतना वीक होना चाहिए कि उसका Ka करीब करीब 10 to the power minus 11 या उससे कम होना चाहिए। बोरिक का रहता है ऐसा, तो हो सकता है बोरिक एसिड का कोई सॉल्ट यदि दिया हो, बोरेट सॉल्ट, और वो हाइड्रोलाइज हो रहा हो, तो ये Ka 10 to the power minus 11 हो गया, ये 10 to the power minus 14 है, तो ये 10 to the power minus 3 या उससे बड़ी वैल्यू आने लगे। बट जनरली ऐसा नहीं रहता है। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का pH 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ log C होता है। जहां ये C जो है, जहां ये C इस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहता है जो हाइड्रोलाइज हुआ है, ना कि इस सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो लिया गया था रिएक्शन कराने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये सॉल्ट हमने CH3COO होल ट्वाइस Cl लिया होता तो यहाँ पर ये 2 आता और उसी रख के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता, क्योंकि यहाँ तो ये 2C कॉन्सेंट्रेशन पर चीजें जाती हैं और सारे फॉर्मूलेज में C की जगह 2C आता। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट लिया गया जैसे NH4Cl, तो ये टूटकर NH4 और Cl देगा। Cl हाइड्रोलाइज नहीं होगा, सिर्फ अमोनियम आयन हाइड्रोलाइज होंगे। और ये कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस जब होगा, मीडियम में वीक बेस बने से H+ आयंस मीडियम में आएंगे, तब सारी बातें वैसी ही रहेंगी। pH विल बी 7 माइनस हाफ pKa माइनस हाफ log C होगा। नेक्स्ट, सॉल्यूशन में वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट होगा। अगर एक सॉल्यूशन में अमोनियम एसीटेट प्रेजेंट है जो कि वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, तो इसका एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होने से मीडियसिटिक एसिड बनेगा और कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस होने से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। पहले ये सॉल्ट डिसोस होगा, फिर इसका कैटायन एनायन दोनों मीडियम में हाइड्रोलाइज होंगे। एनायन के हाइड्रोलाइज होने से H आयन आते हैं, कैटायन के हाइड्रोलाइज होने से H+ आते हैं, तो OH आयन प्लस H+ आयन विल कंबाइन टू फॉर्म H2।
इस सॉल्यूशन का पीएच 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस हाफ पी के बी होता है। तो पहली बात तो इस सॉल्यूशन का पीएच सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब फिर इस सॉल्यूशन का पीएच डाइल्यूशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा। इन दोनों सॉल्यूशन का पीएच डाइल्यूशन पे करेगा, लेकिन इसका पीएच डाइल्यूशन पे या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। और ये अप्रोक्सीमेट डिराइव किया गया है ये मानकर कि इसका हाइड्रोलिसिस इसके हाइड्रोलिसिस को बढ़ाता है और इसका हाइड्रोलिसिस इसके हाइड्रोलिसिस को बढ़ाता है। तो जब ये दोनों आयन साथ में हाइड्रोलाइज होते हैं तो लगभग सेम एक्सटेंट तक हाइड्रोलाइज होते हैं। और यहां पर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट Kw अपॉन Ka इंटू Kb होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट इसके लगभग वैल्यू के बराबर पहुंचता, तो ये काफी हाई वैल्यू 10⁻³ से बड़ी, मतलब ये हाइड्रोलिसिस काफी सिग्निफिकेंट होते हैं और बराबर वैल्यू में होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of strong acid plus strong base, no hydrolysis will occur, pH will be 7, NaCl का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, कैटायन और एनायन दोनों ही हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। The hydrolysis of salt containing polyvalent ion, अगर एक पॉलीवेलेंट आयन देने वाला सॉल्ट है Na3PO4 को आपने पानी में डिसॉल्व किया, ये PO4 3- आयन देगा। पॉलीवेलेंट आयन स्टेप्स में हाइड्रोलाइज होते हैं। फॉस्फेट फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस देकर HPO4 2 आयन बनाएगा, फिर ये HPO4 2- आयन सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस देगा, H2PO4 1- आयन बनाएगा, ये H2PO4 1- आयन हाइड्रोलाइज होगा और फाइनली H3PO4 बना देगा। हाइड्रोलिसिस का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH1 वो होगा Kw अपॉन इसका K जो कि Ka3 होता है, फिर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH2 Kw अपॉन इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 और इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH3 Kw अपॉन इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 होगा। चूंकि हम जानते हैं कि Ka3 बहुत छोटा होगा इन सब से, तो KH1 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो KH1 since Ka3 is much less than Ka2 is much lesser than Ka1, therefore KH1 will be much greater than KH2 and KH1। तो केवल फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस कंसीडर कर लिया जाए और क्वेश्चन को फिर मोनोवेलेंट सॉल्ट ले जाया जाए। तो पॉलीवेलेंट आयन यदि कोई होता है मीडियम में तो उसका केवल फर्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस कंसीडर कर लिया जाता है। एसिड सॉल्ट with non-hydrolyzable cation, acid salt with non-hydrolyzable cation। अगर कोई सॉल्ट ऐसा है जो बीइंग सॉल्ट हाइड्रोलाइज है लेकिन वो एसिड भी है, जैसे कि Na2HPO4 डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को आपने पानी में डिसॉल्व किया, ये हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन देगा। सोडियम आयन तो हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, लेकिन हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन सॉल्ट होने के कारण हाइड्रोलाइज होगा। पॉलीवेलेंट है इसलिए केवल पहला स्टेप ले रहे हैं।
लेकिन ये खुद भी एक एसिड है, तो बीइंग एसिड ये टूटेगा मीडियम में, तो मीडियम में एक इक्विलिब्रियम और बढ़ जाएगा, और जो कि H+ दे रहा है, तो मीडियम का पीएच का फार्मूला ऐसा नहीं रहेगा ये वाला। तब इस केस में ये देखा जाता है कि हाइड्रोलिसिस के कारण बनने वाला वीक एसिड कौन है, और इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Ka2, और इसका खुद का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Ka3, H3PO4 के 3 Ka में से। ये दोनों Ka यदि आपको पता है तो इन दोनों के Ka का एवरेज मीडियम का पीएच होगा। तो Ka2 plus Ka3, pKa2 plus pKa3 will be the pKa2 plus pKa3 by 2 will be the pH of the medium। तो Na2HPO4 अगर है तो पहले उसको डिसोसिएट करेंगे, डिसोसिएट करके हाइड्रोलिसिस के कारण बनने वाले वीक एसिड का Ka और इसका एसिड की तरह डिसोसिएट होने का खुद का Ka, ये दो Ka चाहिएंगे। अगर यही सॉल्ट NaH2PO4 होता, जो कि Na पॉजिटिव प्लस H2PO4 1- आयन में टूटता, दिखते एक जैसे हैं Na2HPO4 और NaH2PO4, मगर फर्क हो जाता। H2PO4 1- आयन सॉल्ट जब हाइड्रोलाइज होता तो मीडियम में H3PO4 बनाता, और इसका Ka यहाँ ये बना था हाइड्रोलिसिस से, यहाँ पर ये बन रहा है, इसका Ka1 रहेगा, और ये खुद एसिड की तरह जब डिसोसिएट होता तो इसका खुद का Ka2 होता। तो इस सॉल्यूशन का जब पीएच निकालेंगे तो वो आएगा pK1 प्लस pK2 बाई 2। तो फर्क आ गया दोनों के पीएच में। ठीक है, तो ये सारे केस होते हैं जब सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ सॉल्ट प्रेजेंट होता, द एसिड सॉल्ट विथ हाइड्रोलाइजेबल कैटायन। अगर कोई एसिड सॉल्ट है जिसका कैटायन हाइड्रोलाइजेबल हो, सपोज NaSCO3, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4SCO3, तो ये बाइकार्बोनेट आयन देगा जो कि एसिड सॉल्ट है, ये हाइड्रोलाइज होगा, खुद एसिड की तरह डिसोसिएट भी होगा, और अमोनियम आयन इसका कैटायन भी हाइड्रोलाइजेबल है। तो हमें इसका K और इसका Kb अगर पता है तो मीडियम का नेट H+ कॉन्सेंट्रेशन √KW इंटू K1 अपॉन Kb माइनस K1 K2 होगा। तो ये सारे केस बनेंगे जब सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्ट प्रेजेंट होगा, मगर सिर्फ सॉल्ट मीडियम में। ये दो तरह से हो सकता है, या तो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया हो कि या सॉल्यूशन कंटेन्स दिस मच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट, मतलब क्वेश्चन में मेंशन है कि सॉल्ट है अकेला, या फिर सिर्फ सॉल्ट मीडियम में हो सकता है जब आपने एसिड और बेस को मिक्स किया हो, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन वाले एसिड और बेस को मिक्स किया गया हो और ये इक्विवेलेंट्स इक्वल लिए हो, ताकि वो कंप्लीट रिएक्शन करके सिर्फ सॉल्ट मीडियम में रखें। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली एसिड, सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली बेस एंड सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली सॉल्ट। जब सॉल्यूशन में केवल एसिड होगा या केवल बेस होगा
या केवल सॉल्ट होगा? यहीं पर वो क्वेश्चन भी हो जाते हैं मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेसिस। जब आप एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो आपने एक एसिड को और एक बेस को मिक्स किया है, तो ये सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। यहाँ 3 केस आते हैं, इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट बराबर थे। NaVa is equals to NbVb. This is the condition when only salt will be present in the medium. Number of equivalent of acid is equal to number of equivalent of base अगर है तब मीडियम में केवल सॉल्ट रहेगा। अगर ये नॉन हाइड्रोलाइजेबल है तो pH 7 रहेगा, और अगर ये हाइड्रोलाइजेबल है तो pH कैसे निकालना है वो अभी हमने देखा। ये कंडीशन पर यहाँ 7 रहेगा, यहाँ pH 7 प्लस हाफ pK प्लस हाफ log C होगा। यहाँ पर 7 माइनस हाफ pK माइनस हाफ log C होगा। तो ये केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जब एसिड और बेस को आप मिक्स करते हैं तो कितने क्वांटिटी में मिक्स किया गया है वो देख लें। लेकिन अगर एसिड के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ज्यादा लिए गए हैं बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स से, तो फिर ये एक्स्ट्रा रहेगा। आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन ये बच जाएगा और ये बनेगा, तो सॉल्यूशन में सॉल्ट प्लस एसिड रहेगा। और चूंकि सॉल्ट नॉन हाइड्रोलाइजेबल है तो मीडियम का पीएच इस बचे हुए एसिड के कॉन्सेंट्रेशन से निकाल दिया जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर भी अगर एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा लिए गए हैं, बेस लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये रहेगा सॉल्ट प्लस एसिड रहेगा, ये एसिडिक बफर बना देगा। यदि ये ज्यादा है, अगर ये कंडीशन है कि ये दोनों है मीडियम में, तो फिर ये बेसिक बफर बना देगा। ये कंडीशन है या ये कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर सेकंड केस में ये वाली कंडीशन होती कि बेस के इक्विवेलेंट ज्यादा होते, ये लिमिटिंग होता, तो मीडियम में ये दोनों रहते और इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता क्योंकि ये उसको सप्रेस कर देता। तब बचे हुए वीक स्ट्रॉन्ग बेस से ही मीडियम का पीएच निकाल देते। तो वो जो 12 केस बनते हैं जब एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है, वो केस जो शुरू में मैंने बताया था कि आप ए और बी का सॉल्यूशन बना रहे हैं, वो आपस में रिएक्टिव चीजें हैं। तो पहले क्या रिएक्शन हो रही है वो देख के मोल्स के टर्म्स को लिख के वॉल्यूम से डिवाइड करके कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स पहले निकाल लो और कंडीशन देखो मीडियम में क्या कंडीशन बन रही है। एसिड ज्यादा है बेस कम है, या बेस ज्यादा है एसिड कम है, या ये दोनों बराबर है। उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पर सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की चीजें देखेंगे। देन वी विल डू सम क्वेश्चंस।